Hello everyone, I am Nilesh and it is time to understand the complete details about our sun and the solar system. ये बहुत ही important topic है. These days UPSC में यूनिवर्स से सवाल कई सारे आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके फैक्ट्स पे भी सवाल आ जाएं. So make sure that you watch this video till the end. पेन कॉपी अगर नहीं है तो वीडियो पॉज कर लो एंड पेन कॉपी अपने पास रख लो, ताकि बहुत सारे फैक्ट्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप उसे नोट भी कर लो. और एक बात, हमने ये इंश्योर किया है कि इसके जो रिसोर्सेज हैं जो हमने यूज़ किए हैं वो इतने डाइवर्स हैं कि यूपीएससी अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल बनाता है तो आप उन सवालों को करके आ पाओगे. हमने पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में, हमने पढ़ा था गैलेक्सी के बारे में, जिसकी डिटेल्स आपको इस प्लेलिस्ट पे, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा. इस वीडियो में अब हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हम कैसे चीज़ों को चला रहे हैं. हमने पढ़ा यूनिवर्स के बारे में और हमने देखा कि यूनिवर्स में देयर आर अ लॉट नंबर ऑफ गैलेक्सीज, और ये गैलेक्सीज दे आर एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ स्टार्स. फिर हमने स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, रेड जायंट एटसेट्रा ये सारी चीज़ें जानी थी. अब एक इम्पॉर्टेंट स्टार है विच इज द सन. आज का जो टॉपिक है ये इस स्टार के बारे में है और इसका जो इन्फ्लुएंस वाला एरिया है, जहाँ तक ये इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज हर एक स्टार की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक वो अच्छे से चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है. सो इसके जो इन्फ्लुएंस वाला जो एरिया है, आज हम उस एरिया के बारे में जानेंगे. तो उसी के दौरान हम जानेंगे थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रॉयड के बारे में, थोड़ा सा हम जानेंगे कि व्हाट आर दी ड्वार्फ प्लैनेट्स, थोड़ा सा हम जानेंगे कि मेटोराइड क्या होता है, मेट्योर क्या होता है, मेटोराइड क्या होता है, थोड़ा सा जानेंगे हम कुपियर बेल्ट के बारे में, उल्ट क्लाउड के बारे में, हेलियोस्फीयर के बारे में. तो वन बाय वन समझते हैं कैसे हैं ये चीज़ें. एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे. आकाश गंगा भी हम इसे कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं. इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्टार आता है जिसका नाम है सन. अब सन की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में, इसके दायरे में इसका इन्फ्लुएंस है. तो हमने पढ़ा था कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. सो इस सन के अराउंड कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं, लेट अस नो देम वन बाय वन. सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज मर्क्यूरी, देन वी हैव द वीनस, देन वी हैव द अर्थ. ब्लू इसलिए बना रहा हूं बिकॉज दिस इज द ब्लू प्लैनेट. देन वी हैव द मार्स, दिस इज द रेड प्लैनेट. ठीक है, बाकी हम वाइट से ही बना लेते हैं, बट दे आर नॉट वाइट, बट इन दोनों के कलर्स याद करने के लिए मैंने ये कलर यूज कर लिया. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. देन वी हैव द बिगेस्ट प्लैनेट दैट इज द जुपिटर. देन वी हैव द सैटर्न, देन वी हैव द यूरेनस एंड वी हैव द नेपच्यून. सवाल एक यूपीएससी का ये भी बन सकता है कि अरेंज दिस प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. तो रिमेंबर दैट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. अगर ये सीक्वेंस भूल जाओ तो एक मिनोमिक याद कर सकते हो, दैट इज माई वेरी एनर्जेटिक मॉम. भैया हम सबकी मम्मियों में तो बहुत एनर्जी होती है ना, ठीक है, जब हम गलतियां करते तो पीटने में भी छोड़ती नहीं है. तो माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट स्लैब्ड. तो हम नहीं बचे तो फिर अंकल निखिल या नेड जो भी कह लो, कैसे बचेंगे. तो इनके वर्ड से याद करने के लिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, डिस्टेंस याद करने के लिए. तो ये प्लैनेट्स हैं. सन की अपनी खुद की एनर्जी है, फ्यूजन अंदर चल रहा है,
सो इट हैज़ एन एनर्जी ऑफ इट्स ओन, ठीक है, दे डोंट हैव एन एनर्जी ऑफ देयर ओन, पहली चीज। अब मार्स तक ये 8 प्लैनेट्स हमें दिख रहे हैं, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 प्लैनेट्स। मार्स तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो मैं ये बोल दूंगा दैट दीज आर द इनर प्लैनेट्स, दीज आर द आउटर प्लैनेट्स। सो एक बाउंड्री जोन टाइप का आ गया बीच में, तो इसके बीच में मैं ये कह दूंगा दिस इज द एस्टेरॉयड बेल्ट। तो सवाल कभी कभी ये आ सकता है कि भैया एस्टेरॉयड बेल्ट लाई कहां करती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है, ये वाला चीज है। इसके ठीक बाद जो नेपच्यून के बाद वी हैव अ समथिंग कॉल्ड द क्यूपर बेल्ट। तो हमारे पास एक क्यूपर बेल्ट है। ड्वार्फ प्लैनेट्स, देयर आर द प्लैनेट्स जो कि ड्वार्फ प्लैनेट कहलाते हैं, उसमें से 4 जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो क्यूपर बेल्ट में है, और जो एक है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में है। यहाँ पे कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है, दैट इज द सीरस। अभी तो मैं बस लोकेशन बता रहा हूँ आपको, और बाकी के जो 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं दे आर इन द क्यूपर बेल्ट। यहाँ तक ही प्राइमरली जो सन का है, जो मेन इन्फ्लुएंस है वो यहीं तक रहता है। एंड सो दिस एरिया, दिस पोर्शन, यहाँ तक जहाँ तक सन का इन्फ्लुएंस है, वी कॉल इट एज द हेलियोस्फीयर। और हेलियोस्फीयर के बाद एक आता है दैट इज द उल्ट क्लाउड, ठीक है, उल्ट क्लाउड। अब जो आप कॉमेट वगैरह सुनते हैं, तो कुछ कॉमेट हमारे इस क्यूपर बेल्ट से आएंगे, यहाँ से आएंगे कॉमेट, और कुछ कॉमेट आएंगे हमारे उल्ट क्लाउड से, यहाँ से आएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज जो आप बात करते हैं। हेलिस कॉमेट आपने सुन रखा होगा 76 ईयर्स के बाद, लाइक वी जनरली सी इट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने नहीं ड्रॉ किया तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम, आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। नाउ सारे के जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व कौन सी डायरेक्शन में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, जैसे आपने अपनी घड़ी देखी है ना, ऐसे चल रही है, आपके सामने अगर ये घड़ी लगी है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि हमारी घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए हम इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इज, अगर मैं इसमें एंटी कर दूंगा तो इट इज सिंपल कि ये उल्टा चल रहा होगा, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स दे रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा सन है, इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रिवॉल्व करते करते ये रोटेट भी कर रहे हैं। मतलब अगर ये ग्लास है, अगर ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो रिवॉल्व करते करते ये रोटेट भी करती चली जा रही है, ठीक है। ये रोटेट भी कर रही है और ये रिवॉल्व भी कर रही है, ये इस तरह से चलता है चीजें, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है, सारे के सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं इन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। बट हियर इज एन एक्सेप्शन कि 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो रिवॉल्व तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं बट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट विच वन, वीनस एंड यूरेनस, दैट इज दिस प्लैनेट एंड दिस प्लैनेट। तो इस पे कई सारे सवाल बन जाते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। सो दिस थिंग, दिस बेसिक्स, इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड, देन बिलीव मी, आप अगर इतना बेसिक्स दिमाग में रखे हुए हो ना, तो आपको चीजें समझने में बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 थ्योरीज स्टार्टिंग में दी गई कि व्हाट इज द एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जियोसेंट्रिक मॉडल जो कि पोटोलेमी ने दी थी पहले, इन्होंने बोला कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन बाद में दिस वाज डिस्कार्डेड व्हेन मिस्टर कोपरनिकस सेड दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड जो प्लैनेट्स है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये नाम आप बस याद कर सकते हो, इससे ज़्यादा इसका में कुछ काम का है नहीं, बहुत मुश्किल है कि इस पर सवाल बनेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, सन आता है,
पूछ सकता है कि सोलर सिस्टम का क्या पार्ट है, ऐसे बड़ा मुश्किल है पूछेगा, बट स्टिल जो हमारे सोलर सिस्टम है इसमें वी हैव द सन, 8 planets, the dwarf planets such as Pluto, Sirius, Eris. पूछ सकता है कि व्हाट इज सिरियस, व्हाट इज इरिस, इस पर सवाल बन जाते हैं. सैटेलाइट्स, लाइक व्हाट आर द सैटेलाइट्स, जो हमने आपको प्लैनेट्स दिखाए थे, ये प्लैनेट्स दिखाए थे, इसके अराउंड भी कुछ बॉडीज हैं जो रिवॉल्व करती हैं, जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है. ठीक है, सो दीज आर दी सैटेलाइट्स. सो द बॉडीज दैट वी आर ऑर्बिटिंग around the sun in their orbit, they are planets. ठीक है, and the bodies which are revolving around the planet, they are the satellites or the moons of that planet. अब planet और dwarf planet दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि रिवॉल्व तो dwarf planet भी कर रहे हैं around the sun, तो what is the difference, बहुत ही minute सा difference है, जिसके चलते प्लूटो जिसे पहले प्लैनेट बोला जाता था उसे 2006 में हटा के ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया, वो अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो सैटेलाइट्स, दीज आर द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट एंड काउंटलेस माइनर प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेओर, कॉमेट्स एटसेट्रा. दिस सिस्टम रिसाइड विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाशगंगा और द मंदाकिनी. ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने अभी आपको खैर बताई दी हैं, यू वुड बी नोइंग. जितनी भी सोलर सिस्टम की बॉडीज हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन. जो हमारा सन है इसकी ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते दे आर बाउंड. अगर ग्रेविटी सोलर सिस्टम सन की हटा दी जाएगी तो ये सारे प्लैनेट इधर उधर तितर बितर फैल जाएंगे. इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हमारे घर में हमारी जो सन होती हैं वो हमारी माएँ होती हैं, वो पूरी फैमिली जोड़ के रखे रहते हैं. पापा लोग तो ठीक है जाते हैं, दे गो, दे अर्न, दे ब्रिंग द मनी बैक, जो लेकिन जो फैमिली को संजो के रखते हैं ना वो हमारी मम्मियाँ होती हैं. ठीक है, सो ये कुछ कुछ ऐसा ही है, ये संजो के रखता है सारे प्लैनेट्स को. ठीक है, अब सन की बात कर लेते हैं. दिस इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. एक सवाल यहीं पे बन सकता है कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. तो नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द सन. सो इट इज अ ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम. तो कौन कौन से मटेरियल हैं सन के अंदर? मेनली तो हाइड्रोजन एंड हीलियम है. एंड इसकी एनर्जी कैसे बन रही है? इसकी एनर्जी ऐसे बन रही है कि जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन फ्यूज होता है, सो देयर इज द फ्यूजन, तो देयर इज द एक्सेसिव एनर्जी, ये बन जाता है हीलियम, प्लस देयर इज द एक्सेसिव एनर्जी. यही एक्सेसिव एनर्जी है जो दूसरे प्लैनेट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है. अदर प्लैनेट्स डोंट हैव एन एनर्जी ऑफ देयर ओन. सो इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. सबसे बड़ा है सोलर फैमिली का ये मेंबर. इट हैज डोमिनेंट मास इन द सोलर सिस्टम. इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी कीप्स प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज in their orbit. Now this provides heat and light, making life on earth possible. Energy is produced by the nuclear fusion at the center. ये कुछ वैल्यूज हैं, बस आपके समझने के लिए हैं. यूपीएससी बड़ा मुश्किल है कि इस पे सवाल बनाएगा, बट यू शुड बी नोइंग दैट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट इसकी वैल्यू पे सवाल बहुत ही रेयर है. लाइक सन की एज की बात करें तो इट इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स. Diameter is 1.39 billion kilometers. Surface temperature is nearly 6000 degrees Celsius. Core temperature is 16 million degrees Celsius. Mass is इतना, मतलब धरती के लगभग 3.5 लाख गुना एक्स्ट्रा मास है इसका. Composition is 98% of its composition is of hydrogen and helium, and gravity is this 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब अर्थ से 28 गुना ज़्यादा ग्रेविटी सन के पास है. ठीक है, नाउ सन में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग 8 मिनट धरती तक पहुंचने में लेती है. लगभग है, दैट इज एन अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मिनट्स, क्योंकि धरती से जो सन का डिस्टेंस है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर. सो विदाउट दिस एनर्जी द अर्थ वुड बी कोल्ड एंड लाइफलेस. एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन. तो कभी सवाल आ जाए कि नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन सा है, तो आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी मत बोलना. दिस इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन विच इटसेल्फ इज अ स्टार. तो अर्थ की अगर मैं नियरेस्ट स्टार की बात करूंगा, दो सवाल यहां पे बन जाते हैं. पहला सवाल ये बनता है, यहीं पे ऐसे छोटे छोटे चीजों पे कंफ्यूज किया जाता है. नियरेस्ट स्टार टू अर्थ दैट इज सन. सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ दैट इज द प्रॉक्सिमा सेंचुरी. कभी कभी आपको नाम मिलेगा अल्फा सेंचुरी, तो ये भी सही है. क्यों सही है? एक्चुअली
अल्फा सेंचुरी, ये 3 स्टार्स मिलके बनता है इससे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ इट। तो या तो आपको ये नाम मिलेगा या तो ये नाम मिलेगा, मोस्टली ये नाम ही देना चाहिए कायदे से, ठीक है। एंड इट इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ बीइंग द सन इटसेल्फ। अब थोड़ा सा सन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, फेयर एनफ। सन की 3 लेयर्स, जो इंटीरियर लेयर है उसे हम 3 लेयर्स में बांट सकते हैं। सो वी हैव अ सन जिसके अंदर की जो इनर लेयर है इसके 3 लेयर्स में हमने बांट लिया। फर्स्ट इज द कोर, देन वी हैव द रेडिएटिव जोन जहाँ से हीट रेडिएट हो रही है, देन वी हैव द कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन एंड द कन्वेक्टिव जोन। एंड उसके बाद आती है आपकी फोटोस्फीयर, उसके बाद वाली जो लेयर है दैट इज द फोटोस्फीयर, देन वी हैव द क्रोमोस्फीयर एंड देन द आउटर मोस्ट इज द कोरोना। इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे, बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं जो आप नोट कर लेना। कोर की बात करें तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे होता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियर फ्यूजन सन के किस पार्ट में होता है, तो हम बोलेंगे सर न्यूक्लियर फ्यूजन सन के कोर में होता है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल सन्स एनर्जी। ये भी बनता है सवाल कि सर का सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी कहाँ से आ रहा है, कौन से जोन से आ रहा है, क्रोमोस्फीयर से आ रहा है, फोटोस्फीयर से आ रहा है, कोरोना से आ रहा है, कन्वेक्टिव जोन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसके बाद आ जाता है द रेडिएटिव जोन, दिस लाइज अबव द कोर, एनर्जी मूव आउटवर्ड बाय द रेडिएशन। तो कोर के बाद आता है जब एनर्जी है तो बाहर कैसे जाएगी, इट मूव्स थ्रू द रेडिएशन, ठीक है, हीट रेडिएट होती है। देन कम्स द कन्वेक्टिव जोन, दिस इज द आउटर मोस्ट इनर लेयर। तो आउटर मोस्ट इनर लेयर को क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इट इज बाय द कन्वेक्शन करंट्स, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी मूव हो रही है दैट इज फ्रॉम बाय द रेडिएशन। तो पहले रेडिएशन के थ्रू एनर्जी जा रही थी, अब कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू जा रही है। तो अगर याद करना है तो सिंपल सी बात है, एनर्जी पहले बनती है, इट इज कैरिड थ्रू द रेडिएशन एंड देन इट इज रिलीज और द ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्टिव करंट्स। तो याद करने के लिए 1 लाइन मेमोरी ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। कोर में एनर्जी बना रहे हैं, फिर हम कैरी कर रहे हैं रेडिएशन के थ्रू एंड कन्वेक्टिव करंट्स के थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं। देन कमिंग टू दी उसके ऊपर वाला लेयर, सो दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन। तो ये दिखता है, तो कौन सा लेयर हमें दिखता है विच इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, द फोटोस्फीयर इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, नॉट द कोर। हम कोर नहीं देख पाते, हम फोटोस्फीयर देख पाते हैं। सो दिस कंटेन्स द सन स्पॉट्स, ठीक है। अब लोगों को लगता है जो सन स्पॉट है तो सन स्पॉट ठंडा है, नहीं वो ठंडा नहीं भैया, बहुत गर्म है, ठीक है, बट इसके बारे में और डिटेल में अभी हम बात करेंगे। सो दिस कंटेन्स द सन स्पॉट। तो सन स्पॉट कहाँ पे बनता है, तो कभी आ जाए कौन सी लेयर में बनता है, तो दिस इज इन द फोटोस्फीयर। इसका लोकेशन है फोटोस्फीयर एंड ग्रेनुलेशन, मोस्ट सनलाइट कम फ्रॉम दिस लेयर। तो अर्थ की जो मोस्ट ऑफ द सनलाइट है वो कौन से लेयर से आ रही है, दैट इज कम फ्रॉम द फोटोस्फीयर। फोटो मीन्स व्हाट, लाइट, तो मोस्ट ऑफ द लाइट सन की कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, क्रोमो मीन्स कलर, so this is the thin layer above the photosphere and it appears reddish during the total solar eclipse, ठीक है, and this contains the sun flares and specules and the corona जो outermost layer है, this is the outermost layer of the sun। ये normally invisible, normally नहीं दिखता है, लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान ये दिखता है एंड दिस इज द सोर्स ऑफ सोलर विंड। तो सोलर विंड कहाँ से आ रही है, फोटोस्फीयर से नहीं आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द कोरोना। तो ये लोकेशन थोड़ा सा याद कर लीजिए। 1 लाइन मेमोरी टिप, फोटो इज द लाइट, क्रोमा कलर, कोरोना क्राउन, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं दोबारा। कोर में हमने सारी एनर्जी बनाई, वो एनर्जी रेडिएट हुई इन द रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन करंट के थ्रू दिस हैज बीन पास्ड टू द नेक्स्ट लेयर फोटोस्फीयर, जो कि हमारा विजिबल लेयर है, जहाँ से जो हमारी लाइट्स हैं वो हमारी लाइट हमारी धरती पे आती हैं एंड दिस इज द विजिबल जोन। फिर आता है क्रोमोस्फीयर, द सन अपीयर्स रेडिश, ठीक है, ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स एंड देन कम्स द कोरोना, जहाँ पे हम टोटल लाइक दिस इज द सोर्स ऑफ सोलर विंड। सो ये इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर दैट यू टेक द स्क्रीनशॉट और यू नोट इट डाउन, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट, कुछ रिलेटेड फिनोमिना जो पूछ लेता है, यही चीज़ है, ये डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था। सो दिस वाज द कोर, देन द रेडिएटिव जोन,
then the your convective zone, then you have this photosphere, chromosphere and corona. ठीक है. What are the sun spots? Sun spots क्या होते हैं? Sun spots are the dark cooler areas on the surface of the sun. They appear dark क्योंकि they are cooler than the surrounding surface. Surrounding surface के कंपेरिजन में वो कूलर होते हैं. It doesn't mean कि they are cool. ठीक है, जैसे वहाँ पे अगर लेट्स से कि अगर 10,000 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 8,000 डिग्री सेल्सियस होगा. इतना फ़र्क हो सकता है, लेकिन गर्म वो भी है, भस्म वहाँ पे भी आप हो जाएंगे. सो नॉट बिकॉज दे आर कोल्ड, सन स्पॉट्स फॉर्म वेयर द सन्स मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विच ब्लॉक्स हॉट प्लाज्मा फ्रॉम राइजिंग. देन वी हैव द सन स्पॉट साइकिल. सन स्पॉट साइकिल क्या है? द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स जहाँ राइज करते हैं, फॉल करते हैं हर 11 ईयर्स सोलर साइकिल में. वॉट अबाउट द सोलर विंड? सोलर विंड की बात कर लें. सो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जो फ्लो करते हैं बाहर से, सन से बाहर निकल के आउटर स्पेस में. सो इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स. अब सोलर विंड निकल रही है तो जाएंगी कहाँ पे? तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो वेयर डज इट गो? इट स्प्रेड आउट इन द ऑल डायरेक्शंस एंड इट फिल्स अ ह्यूज बबल अराउंड द सन कॉल्ड द हेलियोस्फीयर. आपको याद होगा मैंने बताया था आपको ये हेलियोस्फीयर जहाँ तक सन का इन्फ्लुएंस है. तो सोलर विंड का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है? याद करना जो मैंने बताया था. अगर मेरे से पूछेगा कि सोलर विंड का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, तो सोलर विंड का इन्फ्लुएंस यहाँ तक है. बिकॉज दिस इज द हेलियोस्फीयर, यहाँ तक आ रहा है. दिस इज द हेलियोस्फीयर, यहाँ तक, मतलब इन्फ्लुएंस यहाँ तक है. ठीक है. स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन एंड फिल्स अ ह्यूज बबल अराउंड द सन कॉल्ड द हेलियोस्फीयर. सो व्हाट अबाउट दिस? द सन सेंड्स आउट अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज्ड particles called the solar wind. ये charged particles होते हैं. So what are the solar wind? They are the charged particles which ultimately travels past all the planets to some 3 times the distance to Pluto. जितना दूर प्लूटो है उसका 3 गुना तक जाता है ये before being impeded by the interstellar medium. This forms a giant bubble around the sun and its planet known as heliosphere, and this is the area जहाँ तक प्राइमरी सन का इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक सोलर विंड जा रही है. सो जब ये धरती पे आता है इट इंटरेक्ट्स विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अगर धरती पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती. क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये भी समझ लेते हैं. वाई सोलर विंड इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट क्रिएट्स ऑरोराज. व्हाट आर ऑरोराज? जो नदर्न एंड सदर्न लाइट्स रहती हैं, मतलब जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो फ्लैशी लाइट्स प्रोड्यूस करती हैं. दे आर कॉल्ड दी ऑरोराज. इट शेप्स एंड कंप्रेस द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर. एंड अगर ये सोलर विंड दे कैन डिस्टर्ब सैटेलाइट, जीपीएस एंड रेडियो सिग्नल्स, बट थैंक्स टू द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर कि ये से उस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर पाते, लेकिन डिस्टर्ब तो फिर भी कर देती हैं. ठीक है, बट अगर ये नहीं होता तो ये तो काम ही नहीं करने देती ठीक से. एंड देन स्ट्रॉन्ग सोलर विंड स्टॉर्म्स कैन अफेक्ट द पावर ग्रिड ऑल्सो. ठीक है. देन व्हाट आर द सोलर फ्लेयर्स? सो दे आर सडन पावरफुल एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी ऑन द सन्स सरफेस. ये कब होता है? जब सन की मैग्नेटिक फील्ड इट स्नैप एंड रिकनेक्ट रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये टर्म्स याद कर लीजिए, सीधे सीधे पूछ लेगा कि व्हाट आर द सोलर फ्लेयर या फिर क्यों होता है ये. या जैसे ये टर्म सोलर प्रोमिनेंस. व्हाट इज सोलर प्रोमिनेंस? इट इज ए ह्यूज ब्राइट आर्क और द लूप ऑफ ग्लोइंग गैस दैट राइजेस फ्रॉम द सन सरफेस एंड एक्सटेंड्स फार आउट इनटू द स्पेस. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द सन दैट यू नीड टू नो. जस्ट सिंपली नोट दिस फैक्ट्स. ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है. सिंपल आएगा. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सोलर विंड, ऑल द सोलर प्रोमिनेंस एटसेट्रा. ठीक है. कमिंग नेक्स्ट अबाउट द प्लैनेट. व्हाट आर द प्लैनेट्स? सो दे आर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स around the sun which rotate around the sun. ठीक है. and they don't produce their own light, instead they reflect light from the sun, from their star. ठीक. तो हमारा स्टार तो सन है, तो प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं भाई दिस इज द प्लैनेट. कैसे दिख रहा है? क्योंकि लेट्स से द सन इज हियर एंड हियर इज द प्लैनेट, वी आर ऑन दिस अर्थ. तो यहाँ से लाइट जाएगी, इससे टकराएगी, इधर आएगी, सो वी आर एबल टू सी दिस. सिंपल सी चीज़ है. प्लैनेट कहलाने के लिए ये 3 कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज नोट इट डाउन. कोई भी प्लैनेट है उसको अगर कहलाना है कि आई एम द प्लैनेट, सो आई मस्ट फॉलो द 3 कंडीशंस को मुझे फॉलो करना है. पहली चीज, आई शुड हैव अ स्टार जिसको अराउंड में रोटेट रिवॉल्व कर रहा हूँ. आई विल बी ऑर्बिटिंग अराउंड दैट स्टार.
तो जैसे कि हमारा सन है, इसके अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ प्लैनेट्स दिखाए थे, ये सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दे आर राउंड, ठीक है, ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी ग्रेविटी में ही ये कोलैप्स किए तो दे बिकम राउंड, स्फेरिकल शेप टाइप का आ गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली जो बात है, दे हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल पाथ। जो इनका पाथ है सन के अराउंड, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, ये जो भी होगा या तो इन्होंने मतलब ये बेसिकली इसके इन्फ्लुएंस में, इसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में या के इसी का पार्ट बन गया होगा, तो उसके पाथ में कुछ और नहीं घूम रहा। So they have cleared most objects from this orbital path. It is for this reason that Pluto was later removed from the planet list, because इसने अपने most objects को अपने orbital path से clear नहीं किया। अगर प्लूटो clear कर देता तो अगेन हम इसे planet कह सकते हैं, लेकिन प्लूटो नहीं कर पाया बेचारा, और जब तक करेगा तब तक हो सकता है कि हम और आप होंगे ही नहीं, ठीक है। ऑल 8 planets of the sun, तो कितने planets हैं? 8 planet हैं। they revolve around the sun counter clockwise in elliptical path, जिसको हम orbit कहते हैं। सारे जो भी हैं they move in the same direction, सभी same direction में in terms of their revolution। they also rotate on their axis, अपनी axis के around rotate करते हैं। except Venus and Uranus, सारे planets they rotate in the same direction in which they revolve। तो revolve direction किस direction में कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन में वो रोटेट भी कर रहे हैं। मतलब ये जैसे मेरे सामने एक टेबल है, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे सामने एक टेबल है, तो अगर मैं इसके अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसके अराउंड ऐसे घूम रहा हूँ, तो जब मैं घूम रहा हूँ ना, तो मैं इसके अराउंड जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे घूमता चला जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूमता चला जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूमता चला जा रहा हूँ। तो लाइक दिस मैं रिवॉल्व भी कर रहा हूँ और मूव कर रहे हैं। देखो आप ऐसे मूव कर रहे हो, एंड मूव करते करते ऐसे ऐसे घूमते चले जाओगे, मूव करते करते ऐसे घूमते चले जाओगे, तो मैं साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो ईच प्लेनेट में हैव अ नेचुरल सैटेलाइट, इनकी खुद की सैटेलाइट भी हो सकती है, मतलब सन की सैटेलाइट एक तरह से हमारा क्या हो गया? प्लेनेट हो गया। इनकी अपनी सैटेलाइट वो हमारी मून हो गई, ठीक है, काइंड। तो दिस इज द थिंग। अब केपलर भैया ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे। ये लॉज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट इसके चूंकि कुछ इंप्लीकेशंस हैं, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। पहला लॉ उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा दिया था लॉ ऑफ पीरियड। ये लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स दे मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सन के अराउंड जो ये आपका जो पाथ है, दैट इज नॉट सर्कुलर, इट्स नॉट अ सर्कुलर पाथ, दिस इज इलेप्टिकल। अंडा देखा है ना, अंडे का शेप, समथिंग लाइक दैट, एंड सन रिमेन्स एट वन ऑफ इट्स फोकी एट अ टाइम। सो ऑर्बिट्स आर नॉट द परफेक्ट सर्किल। सवाल बन सकता है कि द ऑर्बिट्स अराउंड द सन आर द परफेक्ट सर्किल। नो, बिकॉज दिस कंट्राडिक्ट्स द केपलर फर्स्ट लॉ, एंड द सन इज स्लाइटली ऑफ सेंटर। दूसरा ये कहता है लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब सेम टाइम में, लेट्स से 5 मिनट में जितना एरिया ये यहां पे कवर कर रहा होगा, ये एरिया भी सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये होगा कि जब ये मैं पास जाऊंगा, मुझे सेम एरिया कवर करना है जहां पे रेडियस ज्यादा है, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। यही चीज इसी चीज के लिए द प्लैनेट जब ये सन के पास आता है तो तेज रिवॉल्व करने लगता है, स्पीड इसकी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा स्पीड इसकी घटती चली जाएगी। अ प्लैनेट मूव्स स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर अवे। दिस इज कमिंग फ्रॉम द केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ऐसे नहीं लॉ दिए जाते हैं फिजिक्स में, उसकी कुछ एप्लीकेशन भी होती है। देन द लॉ ऑफ पीरियड, मतलब स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कितने टाइम पे ये रिवॉल्व कर रहा है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका मतलब सीधा सा है कि जो प्लैनेट दूर होगा ये ज़्यादा टाइम लेगा ऑर्बिट करने के लिए। तो ये 3 है, आपको लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली ये चीज़ बस ध्यान रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, ये देखो मैंने आपको बताया ही था। इनर प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था कि बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो मुझे पता होना चाहिए। इनर वाले को, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं।
आउटर वाले को जोवियन या गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मतलब काइंड ऑफ सॉलिड है? क्योंकि जब ये सन के पास में है तो इनके जो भी गैसियस पार्ट है वो सन की स्पीड, मतलब जो सोलर विंड्स वगैरह है उसने उसको पूरा उड़ा दिया, तो उसके ग्रेविटी उसको होल्ड नहीं कर पाई। तो उनके पास बचा क्या, ले दे के सॉलिड रहने का ही चांस बचा। बट इस यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो दीज आर द प्लैनेट्स क्लोज टू द सन, दे आर रॉक डेंस सॉलिड सरफेस विच आर रिच इन मेटल। ये साइज में इन कंपेरिजन टू दीज इन जनरल ये छोटे हैं, एंड इनके या तो सैटेलाइट एकाक हैं या तो नहीं है। जैसे मरकरी वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की है, ठीक है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है, मरकरी के पास नहीं मिलता क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर सन ने बिल्कुल पास होने के चलते उसके इफेक्ट में हट गया है। रिंग्स यहाँ पे नहीं है, मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनके अराउंड रिंग्स भी हैं, इस टाइप से इनके अराउंड रिंग्स भी होते हैं। तो इन यहाँ पे हमें रिंग नहीं मिलती है, तो रिंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी के पास एवरी प्लैनेट हियर हैज़ अ रिंग। ये आते हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स। अभी तो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको नोट ही करना बेटर है। और जोवियन प्लैनेट्स में दे आर दी फार फ्रॉम दी अर्थ, दे आर गैसियस, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, दे हैव अ वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। इसका इम्पैक्ट है, मैं बताऊंगा अभी आपको, अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट है। इनके साइज बहुत ज़्यादा हैं विथ मैनी मून्स, एंड इनके पास हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर है। इसमें 4 प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए, लाइक लेट अस डू इट वन बाय वन। पहले हम मरकरी के बारे में जान लेते हैं। मरकरी सबसे छोटा है, ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा, मरकरी है। एंड सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के, अगेन मरकरी है। एंड दिस इज हैवीली क्रेटर्ड, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सन। लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि सबसे पास होने के बावजूद इसका टेम्परेचर मैक्सिमम है हमारे सोलर सिस्टम में। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जो है वो है वीनस का, क्योंकि वीनस के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं अर्थ पे। कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है, और इसीलिए ग्रीन हाउस गैस भी है, मतलब इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसीलिए हम यही बार बार कहते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन थोड़ा कंट्रोल करना है। वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो सन की एनर्जी आई, सन की हीट आई, वीनस बोला आओ 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 हमारे पास आओ आओ आओ, आ गई, बोला अब हम तुमको रोक लेंगे, और रुक गई, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एंड देन दिस इज स्मॉलर देन गैनीमेड एंड द टाइटन्स। Now these are the moons of these outer planets. किसका कौन सा है वो मैं बताऊंगा. And then there is the messenger mission के through we got the evidence that water ice is present at its poles and this has the shortest year. सबसे पास तो ऑब्वियस ये बात है, सबसे जल्दी रिवॉल्व कर लेगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट ईयर कौन से प्लैनेट का है, दैट इज द मरकरी, एंड इसकी कोई सैटेलाइट नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए मरकरी के बारे में। अब आते हैं सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन विच इज वीनस। वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं बिकॉज इट हैज अ सिमिलर शेप टू द अर्थ, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है, एंड इट हैज द हाईएस्ट एल्बिडो। डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है, तो इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो हमारे सोलर सिस्टम का ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसका जो दिन है वो इसके साल से लंबा होता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जैसा मैंने आपको बताया था। दो ही प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वन इज द वीनस एंड अदर इज द यूरेनस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, मतलब अर्थ पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे 92 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसे हम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इस पे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहते हैं, इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहते हैं, 4 स्टेटमेंट देगा, बोल देगा मरकरी इज द मॉर्निंग स्टार। गलत है, आप गलत करके आ जाओगे, सही टिक कर दिया अगर तो ये अब आप गलत नहीं करोगे। इसकी मिनिमल ऑर्बिटल स्पीड है एंड इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने वाला, बस ये फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अर्थ के बारे में एक बात कर लेते हैं। अर्थ इज द थर्ड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड साइज वाइज दिस इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अभी मैं आपको बताऊंगा इनके सारे प्लैनेट्स का साइज वाइज सीक्वेंस, डिस्टेंस वाइज सीक्वेंस, डेंसिटी वाइज सीक्वेंस, वो सारा कुछ बताऊंगा, घबराना नहीं है। सीजन ऑन मार्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इनकी एक्सियल टिल्ट सिमिलर है, ठीक है। हमारी 23.5 है, इनकी है 25 डिग्री,
ठीक है. Earth has more diameter than Mars and more gravity. Day on Mars is 1.03 Earth years, and we have this MOM mission जिसके थ्रू हम गए थे कहाँ पे, मंगलयान से मंगल ग्रह पे. सो दिस इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. जो हमारी धरती है ना, थोड़ी सी पोल के अराउंड चपटी है, तो ये थोड़ा चपटी है, इधर से चपटी है, एंड दिस शेप इज कॉल्ड ज्यूआइड. ठीक है. सो दिस शेप इज कॉल्ड ज्यूआइड. ज्यूआइड मीन्स द शेप लाइक दैट ऑफ अर्थ. बाहर से जब एस्ट्रोनॉट्स बाहर से गए और धरती की तरफ देखा तो बोले यार ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है. सो वी आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड दी व्हाट, दी ब्लू प्लैनेट. एंड वो ब्लू कलर किस लिए है, क्योंकि हमारा 2/3 स्पेस इज कवर्ड विथ व्हाट, वाटर. ठीक है. तो ये फैक्ट्स आपने नोट कर लिए होंगे. आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे. अब आते हैं मार्स पे. मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. रेड प्लैनेट क्यों, लाल क्यों दिखता है, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ आयरन ऑक्साइड, फेरस. इट हैज थिन CO2 रिच एटमॉस्फेयर, एंड हमारे पास एविडेंस है कि दैट इट हैज द लिक्विड वाटर. इसने अपना मैग्नेटोस्फीयर लूज कर रखा है. सो इट्स एटमॉस्फेयर वॉज स्ट्रिप्ड बाय द सोलर विंड. इसके 2 मून्स हैं. अर्थ का एक मून है चंदा मामा. ठीक है. ये वही चंदा मामा है जब करवा चौथ पे जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं जो ढूंढती हैं कि चंदा में हमारा पति, चंदे के बाद हमें हमारा पति दिखेगा, बाकी दिन दिखे चाहे ना दिखे, इस दिन ठीक है चांद सा मुखड़ा में पति का मुझे देखना है, छन्नी में देखना है. ठीक है. 2 मून्स, इसके 2 मून्स हैं विच आर दी फोबोस एंड डिमोस. Deimos is the smallest satellite in the solar system. So out of all the moons that are present, Deimos जो कि मार्स के पास है, जो उसका अपना मून है, उसकी अपनी सैटेलाइट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट मून इन आवर होल सोलर सिस्टम. एंड लार्जेस्ट वॉल्केनो कहाँ पे है, दिस इज इन ऑन द मार्स. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो. ठीक है. ये चीज मैंने बताई दी थी. दीज आर द प्लैनेट्स विच आर फार फ्रॉम द सन. Mercury, Venus, Earth, Mars, asteroid belt. Then comes these Jovian planets or the gas giants, which are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Gaseous, no solid surface, low density. They are very large in size. बहुत सारे moons होते हैं. Rings यहाँ पे present हैं, यहाँ पे rings absent हैं, यहाँ पे present हैं. Jupiter की मैं बात कर लेता हूँ. ये सबसे बड़ा planet है. ठीक है. And बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, बहुत तेजी से. So it is the fastest rotating planet in the solar system on its axis. जितने भी planets rotate कर रहे हैं ना, इसकी rotation की जो speed है, that is the maximum. और यही superlative से पूछता है, biggest, smallest, highest, इस टाइप की चीजें. तो कभी भी ये देख लो ना, biggest, smallest, nearest, etc. EST, उसको याद कर लो, नोट कर लो. ठीक है. Then Europa, Ganymede, Callisto, these are the moons of it. Ganymede, this is the largest moon in the solar system. तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ा जुपिटर, उसका मून भी सबसे बड़ी सैटेलाइट होगा इन द होल सोलर सिस्टम, जिसका नाम है गैनीमीड. स्मॉलेस्ट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. विच इज द स्मॉलेस्ट मून, और कौन से प्लैनेट के साथ है. लेटेस्ट मिशन दैट वाज सेंट वाज द जूनो मिशन. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. जुपिटर के बाद सैटर्न के बारे में आते हैं. सो दिस इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट. लीस्ट डेंस प्लैनेट मतलब इसको मैं पानी पे रख दूंगा ना, पानी की सतह पे, तो इस पर तैरने लगेगा. तो दिस इज द लीस्ट डेंस. ठीक है. तो रिंग सिस्टम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कहां पे है, सैटर्न पे है. टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न. लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न टाइटन है. ठीक है. सो दिस इज द ओनली मून विद डेंस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर. सो टाइटन पे किसका एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन का है. एंड दिस प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट. इस पे सवाल बन सकता है कि जुपिटर के पास ज्यादा सैटेलाइट्स हैं कि सैटर्न के पास है. भैया सैटर्न के पास है. ठीक है. देन वी हैव द यूरेनस. ठीक है. सो यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स साइड. तो प्लैनेट्स नॉर्मली ऐसे 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 रोटेट करते हैं, ये ऐसे 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 रोटेट करता है. ये जैसे पेन है, ये अगर ऐसे ऐसे रोटेट करिए तो जुपिटर ऐसा हो जाएगा, फिर बोलेगा रोटेट कर रहा हूं मैं, और साथ में मैं वो कर रहा हूं. तो दिस रोटेट्स ऑन इट्स साइड कॉजिंग इट एसेंशियली टू रोल अलोंग इट्स ऑर्बिट. तो ये कैसे रोल करता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर एक्सियल टिल्ट इसको लाइंग प्लैनेट भी कहते हैं. तो लाइंग प्लैनेट कौन सा है, कभी सवाल आ जाए, तो दिस इज द यूरेनस.
इतने सारे फैक्ट्स आपको एक वीडियो में जनरली नहीं मिलेंगे, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड अच्छे से कर लेना यार। इस पे सवाल आ जाए और आप गलत करके आओ वीडियो देखने के बाद भी तो बड़ा ही खराब लगेगा। बोथ यूरेनस एंड नेपच्यून आर आइस जाइंट्स, इट इज विजिबली ग्रीन। अब मैंने आपको दो चीज बता रखी है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कौन से करते हैं, यूरेनस एंड वीनस। देन नेपच्यून हैज द फास्टेस्ट विंड, बोथ यूरेनस एंड नेपच्यून दे आर द आइस जाइंट्स, और ये सबसे लंबा साल यहाँ पे सबसे दूर है, एंड दिस इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, एक सवाल ये आ जाता है कि क्यों इनर प्लैनेट्स रॉकी हैं, अदर आउटर गैसेस है, क्योंकि इनर प्लैनेट्स ये सन के पास फॉर्म हुए थे, हाई टेम्परेचर सन का ऑलरेडी है वहाँ पे, तो सोलर विंड ने इनकी सारी गैसेस उड़ा दी। सो लोअर ग्रेविटी गैसेस रिटेन नहीं कर पाई, तो ऑब्वियस सी बात है आउटर प्लैनेट्स ने अपनी गैसेस को रिटेन कर लिया, क्योंकि इनकी खुद की ग्रेविटी हाई थी, वो कूलर रीजन थे, तो सिंपल रीजन है। ठीक है, सो दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देन वी हैव दिस एस्ट्रॉयड बेल्ट जहाँ पे हमारा सीरस है। ठीक है, एंड देन वी हैव द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब तुमको अगर यहाँ पे ये कमेंट दिख रहा है तो ये मत सोचना कि यहाँ से आ रहा है, ओरिजिन इसका कहाँ पे होगा, क्यूपर बेल्ट वगैरह में ही होगा। ठीक है, नेपच्यून के बियॉन्ड दिस इज द प्लूटो एंड दिस अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, ये बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना यार, मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लो। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दिस साइज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सीधे सीधे सवाल आ जाएंगे। सिंपल सा, इसमें कुछ करने वाला नहीं, इसमें याद करने वाला है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा, जुपिटर। सबसे छोटा मरकरी। जुपिटर से छोटा कौन, सैटर्न। सैटर्न से छोटा कौन, यूरेनस। यूरेनस से छोटा कौन, नेपच्यून। याद करने का तरीका कि भैया हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून 4 प्लैनेट्स थे आउटर वाले, सीक्वेंस से मैंने इसको पहले अरेंज कर दिया साइज वाइज। उसके बाद हमारी धरती माँ आ जाएगी सबसे बड़ी, उसके बाद फिर आएगा बगल में वीनस, बिकॉज दिस इज द अर्थ ट्विन। धरती बड़ी है तो अर्थ की ट्विन कौन है, वीनस है, इसलिए वीनस हो जाएगा। और मेरे को याद तो रहे ही कि भैया सबसे छोटा मरकरी था, तो बीच में कहीं पे मार्स आ जाएगा, इस तरह से याद कर सकते हो। यानी कि अगर मुझे साइज वाइज अरेंज करना है, मेरे को वैसे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद सारे प्लैनेट सीक्वेंस वाइज लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद आएगी हमारी धरती माँ, धरती माँ के बाद उसका अर्थ ट्विन विच इज वीनस। वीनस के बाद आएगा कौन, मार्स, क्योंकि मरकरी को बोला था भैया तू सबसे छोटा है। हो गया याद, चलो। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू मास, मास के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, हियर इट इज चेंज, नेपच्यून, यूरेनस, देन इट इज अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। तो केवल यहां पे चेंज हो रहा है, तो ये चेंज याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, बस इतना चेंज हो रहा है, अदरवाइज साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किया, यूरेनस और नेपच्यून को पलट दिया, सिंपल। याद हो गया। तो थोड़ा थोड़ा देखो, ट्रिक्स में भी ना थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग भी ओपन रख के याद करना पड़ता है। तो मेरे पास कभी भी साइज के मास के अकॉर्डिंग आएगा, पूछेगा, तो मैं दोनों नहीं याद करूंगा, मैं साइज वाला लिख दूंगा और यूरेनस नेपच्यून का स्पेस टर्न कर दूंगा, बन गया मेरा अकॉर्डिंग टू द मास। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, मैंने बताया था इसकी लीस्ट डेंसिटी है, पानी पे तैर सकता है, सो दिस इज द सैटर्न एंड अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट। ये जरूर याद कर लेना, विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट, दिस इज द अर्थ। देन आता है मरकरी, देन आता है वीनस, देन आता है मार्स, देन आता है नेपच्यून, देन आता है जुपिटर, देन आता है यूरेनस, देन आता है सैटर्न। इसे याद कर लेना, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा पूछ लेगा सबसे डेंसेस्ट कौन सा है, लीस्ट डेंसेस्ट कौन सा है, इसमें मोस्टली ये पूछेगा, सीक्वेंस बहुत मुश्किल है, बट इन द केस इफ इट आर द सीक्वेंस यू शुड बी नोइंग द सीक्वेंस। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ये तो मैंने बताया था। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट स्लैप्ड अंकल नेड, निखिल जो भी, या फिर माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, जो याद करना हो याद कर लो, ये मैंने आपको बता ही दिया था। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, ये मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सिंपल सी बात है, जो जितना दूर है वो उतना टाइम लेगा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, डिस्टेंस वाइज। सो दिस इज सेम, दिस इज सेम, ये याद है तो ये याद है मुझे, सिंपल सी बात है, जो जितना दूर उतना टाइम लेगा, बात खत्म। देन प्लैनेट विद द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज कहां पे सबसे ज्यादा है, वो है मरकरी में। ठीक है, रेंज इज व्हाट, अ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन व्हाट,
लोएस्ट टेम्परेचर एंड दी हाईएस्ट टेम्परेचर। इनके बीच का डिफरेंस किस में सबसे ज्यादा है? दैट इज इन द मरकरी। ठीक है, कुछ और सेलेशियल बॉडीज के बारे में जान लेते हैं। ये वैसे मैंने आपको बता ही दिया है वैसे तो, ठीक है, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है इस लेक्चर में, बट पूरा देखने का ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और लाइफ में आगे जाना है तो सिर्फ पढ़ाई इस वाइज मत करो कि मुझे इस पढ़ाई से कुछ पाना है। अपना काम करते चलो। कई बार क्या करते हैं ना, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है, यार मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ और मुझे इसका रिजल्ट अभी तुरंत नहीं मिल रहा, तो मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ, दूसरों को देख के चिढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फीलिंग्स आती हैं, और ये सबसे गड़बड़ चीज़ है। एक छोटी सी आपको एक बहुत प्यारी सी 2 मिनट में एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ना है आपको। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर जा रहा था, अब बारिश हो रही थी, एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑटो रिक्शा चाहिए था, तो ही वेंट देयर। अब ऑटो रिक्शा हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता था। अब प्रेग्नेंट लेडी अगर हॉस्पिटल में जाती तो ऑब्वियस सी बात है कि भीग जाती, तो इसके पास रखा हुआ था अम्ब्रेला। इसने ये अम्ब्रेला लिया और उस प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया कि आप मैडम इसको लेके चले जाइए। ही शोड हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो बोली भैया ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने भैया इतना ध्यान दे रहे हो, एंड बट मैं आपको ये वापस कैसे करूँगी? तो उसने बोला कोई बात नहीं मैडम, आप इसको रखिए अपने पास, एंड अगर आपको लगेगा कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो उसको ये दे देना। तो बोली भैया अच्छी बात है, ठीक है। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर गई। हॉस्पिटल के अंदर गई तो एक बूढ़े से अंकल बैठे हुए थे। अब ये बूढ़े से जो अंकल थे उनको जाना था बाहर, तो उन्होंने बोला कि अब वो देख रहे हैं कि वो बिना उसके जा रहे हैं छाते के, तो उन्होंने बोला कि अंकल आप एक काम करो, ये ले लो मुझसे। तो अब ये जो बूढ़े से अंकल थे अम्ब्रेला बोले कि भाई मैं आप बेटा आपसे ले तो लूँगा, लेकिन फिर मैं आपको वापस कैसे करूँगा? तो बोली कोई बात नहीं अंकल, अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखेगा तो आप उसे दे देना। बोले ठीक है। अब ये जो बूढ़े से अंकल थे वो निकल गए और ये चले गए बस स्टेशन तक। बस स्टेशन पे एक छोटी सी बच्ची आई और वो खाना खा रही थी, ठीक है, मतलब पकौड़े वगैरह खाने के लिए आ गई, क्योंकि बच्चों का मन तो पता ही है, पास में उसका स्कूल था। सडनली बारिश होने लगी। अब अंकल को तो निकलना था बस से, अब उनको लगा ये छोटी सी बच्ची भीग ना जाए, तो उसने उस बच्ची को दे दिया क्या? अम्ब्रेला। तो बच्ची बोली अंकल मैं आपको ये वापस कैसे करूंगी? तो बोले बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करना, अगर आपको कोई ज़रूरत लगे किसी इंसान के लिए तो आप उसको दे देना। तो बोली ठीक है अंकल। अब हुआ क्या, उस दिन फिर बारिश होने लगी। अब इधर जो ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर था ये घर पहुंचा हुआ था, स्कूल से लेट हो रही थी, इसकी बच्ची आने वाली थी स्कूल से, इस लगा था यार बहुत बारिश हो रही है, मेरी बेटी तो भीग जाएगी। एंड सडनली थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक छोटी सी बच्ची सामने से आ रही है और ये वही अम्ब्रेला इसने पकड़ रखा है जो इसने सुबह उस प्रेग्नेंट लेडी को दिया था। और ये जो बच्ची थी ये इसी की अपनी बच्ची थी जो बिल्कुल नहीं भीगी। सो वॉट यू गिव कम्स बैक। तो इसने जब वो अम्ब्रेला दिया था ना तो ये सोच के नहीं दिया था कि इसको कोई बेनिफिट होगा, इसने बस कर दिया था। इसने कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की। पढ़ाई करते वक्त भी अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये नॉलेज आपको आज नहीं तो कल जरूर काम आएगी। सो एटलीस्ट जब आप अपने लेक्चर्स देख रहे हैं तो उसको इस हिसाब से मत देखो यार भगा भगा के देख लें, बस खत्म कर लें, कोई फायदा ही नहीं होगा। आपको नहीं पता कि ये नॉलेज आपको कब कहां पे काम पे आ जाएगी। एंड व्हेन यू आर नॉलेजेबल यू स्पीक सेंस। अक्सर क्या होता है ना, हम दोस्तों में जब क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब दो लोगों के बीच में बहस हो रही है, बहस चल रही है, एक टाइम के बाद एक इंसान इसमें से ऐसा होता है जो एब्यूजिव लैंग्वेज में उतर आता है, हाथापाई पे उतर आता है, दूसरा हो सकता है शांत हो। आपको पता है ये कब होता है? जब इसका नॉलेज बेस, जब तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता, तो ही टर्न्स आउट टू बी वायलेंट। लेकिन अगर आपका नॉलेज बेस इतना स्ट्रांग है ना, अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है, अगर आप सेंसिबल हैं, आपकी तर्क शक्ति अच्छी है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पे समझ रहे हैं, तो कभी आप घबराएंगे नहीं। आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके
कभी भी अपना आपा नहीं खोएंगे, आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। पढ़ाई भी कुछ कुछ ऐसी है, पढ़ाई आपको उन सही डिसीजंस को लेने में हेल्प करती है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन यू स्टडी विथ अ पर्पस, दैट यस आई वांट टू बी अ वेरी गुड मैन। सो आते हैं यार वापस टॉपिक पे, ठीक है, एस्ट्रॉयड एंड एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो मैंने बताया था व्हाट आर द एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड आर द स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। Most asteroids are found in the asteroid belt, a region located between the orbit of what? Mars and Jupiter. This is important that you must remember. Most important यही है। अब what are the asteroids? They are remnants from the early formation of the solar system. जब solar system बना था तो उसके बचे कुछ मटेरियल है, ठीक है। कुछ एस्ट्रॉयड्स ओकेजनली बाहर निकल के बेल्ट से निकल के आते हैं एंड वो अर्थ की तरफ रोटेट करते हैं, और जब वो अर्थ की तरफ अप्रोच करते हैं, मतलब उसमें से जो एस्ट्रॉयड्स निकल के आते हैं, ठीक है। सीरस इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। सो कभी भी सवाल आ जाए कि लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एस्ट्रॉयड बेल्ट में, दैट इज द सीरस, एंड ये ड्वार्फ प्लैनेट है। तो हमारा जो नियरेस्ट, अर्थ के नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, सवाल आ जाए तो कौन सा है? सीरस है। कहां पे है? एस्ट्रॉयड बेल्ट में, ठीक है। देन वी हैव दिस मेटोरॉइड, मेट्योर एंड मेटोरॉइड, ठीक है, सिंपल सी चीज है। दिस इज द सेलेस्टियल बॉडी, स्मॉल रॉकी मेटेलिक बॉडी मूविंग थ्रू द स्पेस, फ्लोटिंग स्पेस डिब्रीज। जब ये बाहर है धरती के, दिस इज द मेटेरॉइड। जब ये धरती पे आई एंड इट इज सीन एज द शूटिंग स्टार, क्योंकि फ्रिक्शन के चलते जलने लगेगा, तो दिस विल बी टर्म्ड एज द मेट्योर। और अगर ये धरती पे पहुंच गया है, टच कर गया धरती को, दिस इज कॉल्ड द मेटेरॉइड। तो तीनों एक ही हैं, बट ये इसके अलग अलग काइंड ऑफ फेजेज हैं। बाहर हो तुम भैया मेटेरॉइड हो, तुम धरती के एटमॉस्फेयर में आए, जलने लगे, तुम मेट्योर बन गए, तुम धरती को छू गए, तुम मेटेरॉइड बन गए। मेटेरॉइड द स्मॉल रॉकी और metallic body moving through the space, this is the floating space debris. Meteor, this is the bright streak of light produced when a meteorite enters the earth's atmosphere and burns due to friction. So it is also called the shooting star, meteor, burning streak in the atmosphere. Meteorite, the remaining part of the meteorite that survives burning and reaches the earth surface. और जब earth surface कभी कभी पहुंच जाता है तो इम्पैक्ट करता है, गड्ढा बन जाता है। ऐसा ये गड्ढा भर गया तो वो बन गया लूनर लेक इन महाराष्ट्र। दिस इज अ वेरी फेमस लेक। ढाला इन मध्य प्रदेश, रामगढ़ इन राजस्थान। और लार्जेस्ट मेटेरॉइड क्रेटर कहाँ पे है? एरिजोना, यूएसए में। सवाल आ सकता है सिंपल, वेयर इज द लार्जेस्ट मेटेरॉइड क्रेटर? दैट इज इन एरिजोना। फैक्ट बेस्ड सवाल भी यूपीएससी तो पूछ लेता है ना, तो ये बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड। कमिंग नेक्स्ट, देन वी हैव द क्यूपर बेल्ट। तो रीजन बियॉन्ड नेपच्यून, जो मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, क्यूपर बेल्ट, इसके बाद जो रीजन होता है दैट इज द क्यूपर बेल्ट, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बियॉन्ड नेपच्यून, दिस इज कंपोज्ड ऑफ आइसी बॉडीज। सो अब जो प्लेटो है, दिस इज रीक्लासिफाइड एज द ड्वार्फ प्लैनेट ड्यू टू द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्यों ड्वार्फ प्लैनेट? बिकॉज इसने अपने जो ऑर्बिटल पाथ है उसके अराउंड जो मैक्सिमम चीजें हैं वो क्लियर नहीं की हैं। सिंपल सी चीज है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे। पूछ सकता है कि भैया ये सब क्या है? हुमा कौन है? ड्वार्फ प्लैनेट है। मेक क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। ऐसे सवाल आते हैं। द टर्म ह्यूमा, मेक एंड इरिस आर ऑफन हर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट या कुछ और 2-4 वर्ड दे देगा और हम कंफ्यूज कर जाते हैं। सो दीज आर दी ड्वार्फ प्लैनेट। सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? सीरस है। कहां पे है? एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? इरिस है। कहां पे है? क्यूपर बेल्ट में। सो दिस इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट एंड दिस इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। और सबसे दूर भी है, सबसे बड़ा भी है, सबसे दूर भी है। ओनली सीरस इज इन एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड द रेस्ट आर इन क्यूपर बेल्ट, ठीक है। देन वी हैव द कॉमेट्स, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। कॉमेट क्या है? सो कॉमेट इज द स्मॉल आईसी बॉडी दैट ऑर्बिट द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो जब सन के पास आता है तो इट हीट्स अप एंड रिलीज गैस एंड डस्ट फॉर्मिंग अ ब्राइट हेड एंड अ लॉन्ग टेल। तो बेसिकली क्या, जैसे हमारा सन है, समझना इस चीज को, ये हमारा सन है, ठीक है। ये तो था चलो प्लैनेट वाला रीजन। ये आ गया हमारा क्यूपर बेल्ट। उसके बाद आ गया हमारा उल्ट क्लाउड। जो हमारी कॉमेट है, हेलीज कॉमेट है, ये कॉमेट का जो ओरिजिन स्पेस है वो या तो क्यूपर बेल्ट है या तो उल्ट क्लाउड, यहीं से आते हैं। अब ये जो बॉडीज हैं ये से निकल के आए और इसके अराउंड बहुत ही हाईली इलिप्टिकल उसमें ये रिवॉल्व करती हैं। अब होता क्या है, जब ये जैसे जैसे पास है, अब जैसे ये है, यहाँ पे है, तो सन की विंड भी है,
तो जो सन की विंड है इसको बोले कि भैया हम तो तुम पे फूंक मारेंगे, तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट कम है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ये पीछे जाएगी, काइंड ऑफ दिस। लेकिन ये जब और पास आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो सन की सोलर विंड का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इसकी जो पूंछ है वो और लंबी होती चली जाएगी। दिस इज सीन एज अ ग्लोइंग टेल। और पास आएगी तो ये पूंछ और बड़ी होती चली जाएगी। तो छोटी पूंछ, बड़ी पूंछ, कॉमेट की पूंछ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट इट हीट्स अप एंड रिलीजेस गैस एंड डस्ट फॉर्मिंग अ ब्रिलियंट हेड एंड लॉन्ग टेल। दो रीजन से आता है, क्यूपर बेल्ट एंड दी वुड क्लाउड। शॉर्ट पीरियड कॉमेट एंड दी लॉन्ग पीरियड कॉमेट। मतलब शॉर्ट पीरियड मतलब कम टाइम में रिवॉल्व जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। लॉन्ग पीरियड इज लंबा टाइम लेता है रिवॉल्व करने के लिए। हैलीज कॉमेट, इट अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स। एंड देन फाइनली व्हाट इज वुड क्लाउड? दिस इज द ह्यूज डिस्टेंट स्पेरिकल क्लाउड ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट दैट्स अराउंड द सोलर सिस्टम फार बियॉन्ड द क्यूपर बेल्ट। सो दैट्स इट अबाउट द सोलर सिस्टम। यार इससे बाहर सोलर सिस्टम से सवाल यूपीएससी नहीं बनाएगा। इतना टॉपिक कर लेना आपके काम के लिए, मतलब जितना कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जितने फैक्ट्स की जरूरत है, ये सारे इस वीडियो में है। इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें हम अर्थ, मून, अर्थ का सीजन, अर्थ का रोटेशन, ये सारा कुछ समझेंगे। एंड देन वी विल बी मूविंग टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। सीक्वेंस वाइज चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी सवाल आ जाए मेरा ना छूटे, किसी का छूट जाए। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये वीडियो देख रखी है। एंड मेक श्योर दैट यू मेक योर नोट्स, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होंगे जो मैंने इसमें नहीं लिख रखे, मैंने आपको बताते चलूंगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक दोज नोट्स। एंड व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स, मार्क करते चलना। कभी कभी लाइक अगर आपको लेट से किसी टॉपिक में कहीं कंफ्यूजन होता है तो उसका टाइम भी नोट कर सकते हो कि भाई ये वाला वीडियो था सर का, एंड यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे मैंने विजिट कर लिया एंड उसको रिवाइज कर लिया। सो ये चीज़ है। एंड कीप वॉचिंग द वीडियो सो दैट आप इन टॉपिक्स में एटलीस्ट बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। रिमेंबर वन थिंग, हर वो बच्चा जो मेहनत करता चलेगा ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा, आज नहीं तो कल। लाइफ हमें कई बार जज करती है, उस जजमेंट से घबराना नहीं है, फाइट बैक करते रहना है, लड़ते रहना है। और अगर भगवान ने आपको स्ट्रगल के लिए चुना है तो इसका मतलब है आप में दम है, सीधा सा है यार। दिस इज फाइनल फ्रॉम माई पार्ट फॉर दिस सोलर सिस्टम। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं, प्लीज वॉच दैट, नोट करते चलना। ये सारे फैक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे और आपको कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ना करें। एक चीज़ याद रखना, यू डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग, बट यू नीड टू नो एनफ मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।